हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। देखिए, आज करेंगे यूजीसी नेट का ये जैन का ही क्वेश्चन है, जिसे आप दिसंबर 2024 भी कह सकते हैं। एंड ये पेपर वन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, पूरा कंप्लीट पेपर वन करेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियोस में पेपर टू भी करेंगे। कॉमर्स का ये पेपर है और कॉमर्स का ही हमारा सब्जेक्ट है, तो कॉमर्स में ही आया, कॉमर्स का ही था ये। और इसको करते हैं। सबसे पहले डीआई देख लेते हैं। डीआई में हमें क्या दिया हुआ है। डीआई में हमें परसेंट दिया है प्रॉफिट का, अर्न जो कंपनी ने किया है ईयर्स में। और ये ए एंड बी दो कंपनियां हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन आप समझ गए होंगे और एक प्रॉफिट का ये फॉर्मूला भी दिया है जो हमें हर क्वेश्चंस में यूज करना है। पहला क्या दिया है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2019 एंड 2013 4:3। कंपनी ए का 2019 एंड 2023 में एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4:3। ठीक है, एंड देन द इनकम ऑफ अ कंपनी ए, मतलब एक, दोनों में परसेंट कुछ अभी देखेंगे इसको। कंपनी ए की इनकम निकालनी है हमें। और प्रॉफिट परसेंट क्या दिया हुआ है ए का 2019 में, ए और 2019, तो ये हो गया हमारा 25। तो ये हो गया 25%। एंड 2023 में कंपनी ए का ही, हाँ दोनों में ही कंपनी ए के बारे में बात करिए, बी कहीं नहीं लिखी है। 2023 में ही कंपनी ए का हो गया 50, तो इधर हो गया 50%। अब हमारे पास दो वैल्यूज है और इनकम हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम पहले 2019 के लिए देख लेते हैं। 2019 के लिए यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो 25 हमारा परसेंट फॉर्मूले का है। इनकम हमें दी नहीं है, माइनस एक्सपेंडिचर को मैं 4x मानूंगी और नीचे भी हमारा 4x आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखिए 25 से ये 4 टाइम कटेगा और यहाँ नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4x आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा ये वाला। ठीक, इक्वल्स टू इनकम माइनस 4x इधर बचेगा। 4 से 4 कट गया, तो ये वाला जो माइनस 4x है इधर इसको भेजेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इनकम इक्वल्स टू आपका 5x हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम जो हमारी निकली यहाँ से 5x निकली है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं दूसरा वाला 2023 के बारे में देखते हैं। 2023 में क्या दिया हुआ है, 50 तो प्रॉफिट परसेंट दिया है, इनकम हमें इसकी भी नहीं पता। ठीक है, इसको इनकम 1 एंड 2 लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर है 3, इसको 3x लिख लेते हैं, अपॉन यहाँ पर भी 3x मल्टीप्लाई 100। कैसे आया है ये, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ भी एक्सपेंडिचर और नीचे भी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पर 50 से ये हो जाएगा 2, एंड फिर से इसे नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3x आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा ये वाला 2। यहाँ बचा हमारी इनकम माइनस 3x। ठीक है, अब ये माइनस का है, इसे इधर प्लस में भेज देंगे। 3x अपॉन 2 प्लस 3x, नीचे कुछ नहीं है 1 मानेंगे और इसको एलसीएम से हम सॉल्व करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 3x प्लस 6x अपॉन 2, तो 9x अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमारी इनकम 1 एंड 2 आ गई। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ एक बार ही लिख लेती हूँ, ये आई है 5x और ये आई है 9/2x। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब ये देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, इनकम ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए की इनकम क्या है 5x। 2019 इज हाउ मच परसेंट मोर, ये कितनी ज्यादा है, देन द कंपनी इनकम ऑफ कंपनी ए 2023, दोनों में कितना ज्यादा है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 9/2x। ठीक है, दोनों में डिफरेंस लिया हमने, कितना ज्यादा है यही पता चलेगा माइनस करके, और कंपेयर किससे करना है, देन द इनकम ऑफ 2023, इससे कंपेयर करना है। तो ये 9/2x आपका नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 100। ठीक है, ये हमें सॉल्व अभी करना है। अब हो गया, इसको आगे चल लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे
5x माइनस 9/2x अपॉन 9/2x मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको नीचे 1 मान के 2 को एलसीएम लेंगे, 2 को एलसीएम लेंगे और यहाँ हो जाएगा आपका 10x माइनस 9x अपॉन 9/2x। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। यहाँ बचा 1/2x। अब ये जो नीचे वाला है, ये ऊपर का तो 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। जो नीचे है नीचे जो है फ्रैक्शन में, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2/9। यहाँ भी x ना x कट जाता है, यहाँ पर देखिए मैं बताती हूँ, x ना कट जाता है। और हाँ, ये हमारा बचा 1/2, ऊपर का x हो गया और नीचे 9/2 ये x हो गया, तो ये x कट जाएगा, मल्टीप्लाई 100। अब हमारा बचा 1/2 मल्टीप्लाई, नीचे है 2/9 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो अभी क्या बच गया 1/9 मल्टीप्लाई 100, और जिसे हम लिख सकते हैं 100/9। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ये फोर्थ आंसर इसका हो गया। ठीक है, डीआई करा रही हूँ, काफी थोड़ा सा ये लेंथी था कि पहले ये निकालना है, फिर इनकम 2 निकालनी है, फिर उनका कंपैरिजन देखना है। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी था, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो ये है डीआई जो होता है ना, इसको सबसे लास्ट में करें। अगर आपको दिख रहा है कि परसेंटेज वाला है या थोड़ा लेंथी मेथड हो सकता है, तो सबसे लास्ट में करें, बाकी पेपर पहले कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया डिटेल लिख लेते हैं पहले। इन द ईयर 2022 द कंपनी बी के लिए भी दिया है और ए के भी दिया है, दोनों के लिए दिया है। तो अभी देखिए कैसे इसको डेटा को मैं लिखूंगी। 2022 का डेटा है, ए एंड बी के बारे में कुछ दिया हुआ है। तीन चीजें हमारे पास हैं, क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द ईयर 2022 द इनकम ऑफ कंपनी बी वाज 52 सीआर। इनकम ऑफ कंपनी बी इज 52 सीआर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। आगे क्या दिया है, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ कंपनीज ए एंड बी वर सेम। एक्सपेंडिचर सेम है, तो इसको मैंने दोनों को सेम मान के एक्स रख लिया। ठीक, आगे क्या लिखा है, देन व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ बोथ द कंपनीज ए एंड बी। इनकम क्या निकालना है, एवरेज ऑफ इनकम निकालना है। तो इसको देखिए कर लेते हैं क्या, ए और बी, आई ए प्लस आई बी, यहाँ पे इनका एवरेज निकालना है। ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और फिर दोनों का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर ए का 22 ये रहा हमारा, और इसके प्रॉफिट ए का और बी का ये रहा। तो ए का क्या है 45% है और बी में है 30%। तो अभी देखिए दोनों में एक्स दिया हुआ है, तो अभी हमें इनकम निकालनी है। तो पहले पहले वाले को देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं ए को। इसमें क्या दिया हुआ है, 45 आपका प्रॉफिट परसेंट है, इनकम आपके पास है नहीं। नहीं, पहले बी को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज है, एक निकालनी ये आसान रहेगी। पहले से कुछ शायद हमें मिल जाएगा। ठीक है, बी का देखते हैं, बी का देख रहे हैं हम, और परसेंटेज है 30, इनकम है 52, एक्सपेंडिचर है एक्स और नीचे भी एक्स और मल्टीप्लाई 100। तो एक जीरो, एक से जीरो यहाँ कट जाएगा। 3/10 इजिकल्स टू 52 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, 3x अपॉन 10, और ये वाला जो x होगा माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा, इजिकल्स टू 52। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 13x अपॉन 10 इजिकल्स टू 52। तो 13 से काटेंगे 4, तो x आपका हो जाएगा 40। तो x क्या हो गया 40 सीआर। ठीक है ना, क्योंकि सीआर में वैल्यू है, तो 40 सीआर वैल्यू आपकी निकल गई। अब देखिए, इसकी इनकम तो हमारे पास है, इसकी इनकम निकालनी है, तो अब हमारे पास दो वैल्यूज हो गई, तो ये निकालनी इजी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है हमने, 45 इक्वल टू, इनकम दी नहीं है, एक्सपेंडिचर 40 आया है, नीचे भी 40 मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो अब इसमें नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100। ये वाला 40 मल्टीप्लाई में और ये वाला मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में, इक्वल टू इनकम माइनस 40, 0 से 0 कटा, एंड 5 9 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, एंड ये 2 2 टाइम्स। ठीक है, तो 9 2s आर 18, एंड इनकम माइनस, इसे इनकम है, ये इनकम माइनस 40, तो इनकम आपकी हो जाएगी 58, और माइनस का 40 है, इधर साइड प्लस में जाएगा, तो ये हो गई 58। तो यही वैल्यू हमें चाहिए थी, ये वैल्यू आ गई हमारी 58। अब हमसे एवरेज पूछा है, तो 58 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2,
जो हो गया 1110 डिवाइडेड बाय 2 210, एवरेज निकलेगा 55, सॉरी 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। तो ये रहा हमारा आंसर। जिस पे जो आंसर मैंने लगाए हुए हैं वो करेक्ट आंसर्स हैं, जो कि यूजीसी नेट ने करेक्ट माने थे, आंसर की में दिए थे। बाकी सॉल्व करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। फिर से देखिए, डेट दी है 2021 और कोई डेट नहीं दी है। 2021 की ईयर की बात है। कंपनी है 2 ए एंड बी। आइटम है हमारे पास 3, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट। तो आप देखते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। कंपनी दोनों के एक्सपेंडिचर सेम है। ठीक है, कंपनी एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल टू एक्सपेंडिचर, देन व्हाट द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इनकम। इनकम का रेशियो निकालना है। इनका रेशियो 1:1 है या फिर इक्वल है, तो इसका मतलब हम इन्हें 1:1 कह सकते हैं या एक्स मान लीजिए। और प्रॉफिट हमें क्या दिया हुआ है 2021 में 60 एंड 45, 60 एंड 45 हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन टर्म्स से ही अपनी एक्स की वैल्यू में ही इनकम की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेते हैं इनकम की वैल्यू। पहले के लिए देखते हैं ए के लिए। ए के लिए यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 60, इनकम माइनस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100। तो ये 60 अपॉन 100, एक्स इधर आ जाएगा, इनकम माइनस एक्स, 0 से 0 कटेगा, 2 3 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स। तो ये बचा आपका 3/5 प्लस एक्स इक्वल्स टू इनकम, क्योंकि माइनस का इधर प्लस में चला गया और इसका भी एक्स। ठीक है, तो यहाँ जब मानेंगे रेसिप्रोकल 1 और इसे एलसीएम से निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6/10 प्लस एक्स। ठीक है, तो हमारा निकला 8x अपॉन 5 हो जाएगा इनकम। यहाँ से इनकम किसकी, ए की। अब बी के लिए देखते हैं। बी के लिए देखते हैं, बी के लिए क्या है, बी में क्या वैल्यू चेंज है, सिर्फ 45 इक्वल्स टू इनकम हमें पता नहीं है, बी की है, माइनस फिर से एक्सपेंडिचर सेम है, एक्स मानेंगे, मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया हमारा 45x अपॉन 100 प्लस प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गई इनकम बी की। ठीक है, ये निकलेगा। तो इसमें हम पहले कट कर लेते हैं जो हो सके, 5 9 टाइम्स और 5 20। ठीक है, 520। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 29x अपॉन 20 इजिकल्स टू, ये हो गया। अब ये आ गया। अब इनका रेशो निकालना है। कैसे रेशो निकालना है, पहले ए का दिया था और फिर बी का, तो ऐसे ही रेशो इनकम का भी निकलेगा। तो ए 8x अपॉन 5 एंड 29x अपॉन 20, तो एक्स एक्स गया। अब यहाँ पर हमारा बचा है, इसको जो ये बचा है 8/5, और जो ये नीचे वाला नंबर होता है इसे कर देंगे रेसिप्रोकल 20/29। ठीक है, तो इसमें ये कटेगा 5 4 जा 20 एंड जो रेशो बचा 8 4 जा 32 अपॉन 29। तो यही हमारा रेशो है। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें बी के बारे में दिया है, 2018 के बारे में दिया है, 2020 के बारे में, दो के बारे में दिया है। तो 2018 में बी के बारे में दिया है। अब देखिए क्या लिखा है, फॉर द कंपनी बी इफ द इनकम इन द ईयर 2018 और 2020 के बारे में दिया है। अभी सबसे पहले क्या बात करी है, इनकम के बारे में बात करी है, वॉज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2020। मीन्स ये अगर ए है तो 2020 के एक्सपेंडिचर भी ए है, दोनों इक्वल है। इनकम ऑफ 2018 इक्वल टू एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2020। ठीक है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी निकालनी है, ये निकालना है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ बी इन 2018 टू दी 2019, मतलब इसका और इसका रेशो निकालना। तो ये अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि ये तो मुझे दिया ही हुआ है, मैं तो ए मान लेती हूँ उसे। और प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 2018 का बी, 2018 का बी का है 25, यहाँ लिख लेंगे 25 एंड 2020 में है 50, ये लिख लिया 50। ठीक है, अब निकालना क्या है, अब देखिए मेरे को इसकी इनकम दी हुई है, मैं उसे ए ही मान लेती हूँ। तो मैं यहाँ वाला पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2020 में 50 इक्वल्स टू, इनकम हमारे पास है नहीं, एक्सपेंडिचर है ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100। 50 का ये 2 टाइम्स हो गया, यहाँ बचा
1 तो 1 से जब ए की मल्टीप्लाई होगी तो ए, एंड ये 2 इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू इनकम माइनस ए, तो ए बाय 2 प्लस ए इक्वल्स टू इनकम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम मानेंगे 2, तो ए प्लस 2a प्लस 2 इक्वल्स टू इनकम 3a बाय 2 इनकम। इसकी क्या इनकम आई है, 3a/2 आई है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे बस। ठीक है, क्या बोला है, इनकम ऑफ बी इन 2018, बी की 2018 में क्या है ए, टू दैट ऑफ इन 2020 में क्या है 3a/2, तो ए से ए कटेगा और मैं इसे 1 ये जो नीचे का है नंबर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसको हम 2/3 कर देंगे, तो 2/3 इसका नंबर बचा, क्योंकि 2 1 2 और 3 टाइम 3। ये सबसे सिंपल इसमें क्वेश्चन था जो बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन 2023 इनकम ऑफ कंपनी बी, इनकम ऑफ कंपनी बी के बारे में बात हो रही है 17 CR, देन व्हाट द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, एक्सपेंडिचर निकालना है, एक्स मान लेती हूँ, इन दैट ईयर। मुझे लग रहा है ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि एक ईयर के बाद एक ही का पूछा है, तो इसका प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए 2023 का बी, 2023 में बी 40%, तो प्रॉफिट क्या है 40%, ये ज्यादा जल्दी निकलेगा। प्रॉफिट है 40, इनकम है 70, एंड ये है x अपॉन x मल्टीप्लाई 100। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 4/10 ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 70 माइनस एक्स, ये माइनस का एक्स इधर प्लस में चला जाएगा, 4x अपॉन 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 70। अब यहाँ पर एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये 14/10 x इज इक्वल्स टू 70 हो जाएगा, 40 का 5 टाइम्स हो गया, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आपका हो गया 50। आई थिंक 4 और 5 थोड़े इजी थे और सेकंड थर्ड कैलकुलेटिव थे। मुझे इसमें पूरे अभी जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाया है ये मुझे 17 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैं इसे पहले भी 2 बार सॉल्व करके देख चुकी हूँ। जब ये पेपर हुआ था तब भी और अभी भी कराने से पहले मैंने इसको देखा था कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसमें करने में, तो मैंने तब मुझे 17 मिनट लगे। तो सोचिए जो पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा पढ़ेगा उसको एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स लगेंगे ही लगेंगे, और उसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो इसलिए पहले अपना पूरा पेपर कर लीजिए, उसके बाद डीआई पे आइए अगर इस टाइप का डीआई है। ठीक है, तो देखने से पता चल रहा है कि हाँ कैलकुलेटिव हो सकता है। और क्वेश्चंस भी पढ़ के देख लीजिए एक बार के, एक एक के बारे में पूछा है या दो दो चीजों के बारे में पूछा गया, इसमें दो दो चीजें दी हैं, ईयर्स भी दो दो है, कंपनी भी दो दो है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6 क्वेश्चन पर आते हैं। इसका मैचिंग करना था, तो इसका मैचिंग करने का मैंने जो तरीका देखा था, क्योंकि ये ही सेम पेपर मैंने भी दिया था और इससे ही मेरा क्या नाम है जेआरएफ क्लियर हुआ है, इसी पेपर से मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया था। अभी देखिए क्या है, ओरल कल्चर, ओरल में आप स्पीकिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्पीकिंग से कनेक्ट कर सकते हैं, तो सी का सेकंड हो गया। विजुअल से आप इमेजेस कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही, मुझे ये नहीं आता था, इसमें से एक भी नहीं आता था मुझे, लेकिन मैंने ऐसे ही कनेक्ट किया, ये विजुअल में इमेजेस जा सकते हैं। अब मैंने सिर्फ इन दोनों को चेक किया कि इससे क्या मेरा क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं, तो सी का सेकंड, डी का थर्ड इसमें है। ठीक है, तो अब ए का फोर्थ, बी का वन, ए का फोर्थ राइटिंग, ग्राफिक वैसे भी राइटिंग से होता है, और टाइपो में प्रिंट वाले हो गए, जो टाइपराइटर हो गया या कंप्यूटर से आप कोई कर रहे हो टाइपो। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पेपर 1 में इतने ऊटपटांग क्वेश्चन आते हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा क्या होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिक आपको लगाना होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी किस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा। पीवाईक्यू में भी मैंने पीवाईक्यू जो अपने 5-6 साल के पीवाईक्यू किए थे उसमें मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा था, लेकिन इसमें देखिए कैट जॉनस ये होती है ना कार्सिनोसिटी, तो ये होता है, इसका मीन्स होता है कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। अब इन्होंने क्या कर रखा है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को में जो टॉक्सिक सब्सटेंस के ग्रुप बनाए हुए हैं ABCD, अब उसमें कौन से में क्या आता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए ए का है थर्ड, ए का है थर्ड, ग्रुप ए में ह्यूमन कार्सियोजेन आते हैं, एंड बी में आपका प्रोबेबल ह्यूमन हो गया, सी में आपका है पॉसिबल ह्यूमन, एंड डी नॉट क्लासिफाइड है, डी नॉट क्लासिफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी, आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी इसे हम इंडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं ना, इंडक्टिव रीजनिंग से आप इस क्वेश्चन को
कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी ऑल्सो नोन एज एनालॉजिकल रीजनिंग सजेस्ट दैट इफ टू और मोर थिंग्स आर सिमिलर इन वन वे दे आर प्रोबेबली सिमिलर इन अनदर वे। प्रोबेबली हमें इस वाले वर्ड से अपना आंसर मिल रहा है, प्रोबेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th, इस टॉपिक पे तो मैं वीडियो बनाना है मुझे, इसके बाद मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। ये जो क्वेश्चन है फिगर एंड मूड्स पे एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताती हूँ थोड़ा सा, ये मैंने सब लिखा हुआ है, हेल्प के लिए लिखा हुआ है। अभी पहले थोड़ा बेसिक बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है ना, मूड एंड फिगर्स जो होते हैं, दो प्रोमाइसेस हमें दी हुई होती हैं और एक कंक्लूजन दिया होता है। ठीक है, तो जो आपका पहला प्रोमाइसेस है उसमें का मेजर टर्म होना चाहिए और इसमें माइनर टर्म होना चाहिए। अब मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है? तो मेजर टर्म वो है जो आपकी कंक्लूजन में, ये देखिए ये वाला थर्ड है ना, ये कंक्लूजन है। तो ये जो आपका कंक्लूजन है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो माइनर टर्म होता है। इसमें जो आपका प्रेडिकेट होता है, इसको पहले टर्म्स को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे टर्म को प्रेडिकेट कहते हैं। जो प्रेडिकेट होता है वो मेजर टर्म होता है। ठीक, तो मेजर टर्म है, इस तरीके से ही सीक्वेंस में होना चाहिए, तो ये भी हमें चेक करना होता है। तो अभी इसमें देखिए सारे सेंटेंस क्या है, ऑल और ऑल। तो ये ऑल ये आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में जा सकते हैं। AEIO आपने पढ़ा होगा। ये आपका ए का मतलब ऑल है, इसमें नो है, इसमें ये सम वाले हैं और यहाँ सम नॉट। इनके रिलेशंस के बारे में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में बात की होती है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऑल के सेंटेंस हैं सारे, तो इसमें 3 बार ए आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 3 बार ए, क्योंकि ये ऑल, ऑल और ऑल की बात कर रहा है। लेकिन अब आ जाती, तो हो गया मूड, पहला है मूड। अब आ जाते हैं फिगर्स पे। फिगर की कैसे निकालेंगे, कि कैसे पता चले कि वो फर्स्ट फिगर है? तो आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको सिर्फ क्या देखना है कि इसमें जो पहला सेंटेंस आपका दिया हुआ है, देखिए ये प्रेडिकेट है, मेजर है, वाटर सॉल्युबल इसमें है, और ये माइनर टर्म है सोप, ये माइनर में है। तो ये सही सीक्वेंस में आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है कि आपका ये जो है, पहले में सोडियम सॉल्ट क्या है, सोडियम सॉल्ट आपका जो दोनों स्टेटमेंट्स में होगा, आपके प्रोमाइसिस की दोनों स्टेटमेंट में जो वर्ड होगा, जैसे कि सोडियम सॉल्ट यहाँ भी है और सोडियम सॉल्ट यहाँ भी है, ये होता है मिडिल टर्म। 3 टर्म की बात आपको पता होनी चाहिए, मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म। उसके मैंने आपको बेसिक बता दिया है। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होता है, एक दूसरे में कट हो जाती है, लेकिन उनकी उसकी पोजीशन आपको देखनी होती है, उसकी पोजीशन देखनी है। अब देखिए मैं इनको मिडिल, माइनर और मेजर टर्म्स के नाम से ही लिखूंगी। तो देखिए क्या होता है कंडीशन, कि आपका ये जो सोडियम है ये मिडिल टर्म है, मैंने से मिडिल लग दिया। सॉल्यूबल सब्सटेंस, अगली टर्म सॉल्यूबल सब्सटेंस क्या है, पी, मतलब आपका प्रेडिकेट है। आगे नेक्स्ट में आते हैं, ऑल सोप्स आर सोडियम, तो सोप्स दिया हुआ है, सोप हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। एंड आपका सोडियम सॉल्ट क्या है, फिर से सोडियम सॉल्ट, और सोडियम सॉल्ट आपका मिडिल है। तो जब इस तरीके से आपकी मिडिल टर्म दे रखी होती है तो फिगर 1 होती है। ठीक है, और अगर आपकी इस तरीके से दी हुई है, इस तरीके से, तो ये फिगर 2 होती है। ठीक है, फिर थर्ड में आपको क्या देखना है, अगर आपकी मिडिल टर्म ऐसे दी हुई है तो फिगर 3 होगी। अगर आपकी मिडिल टर्म ऐसे दी हुई है, इस तरीके से, ये, और अभी इधर क्या है, ये वाला है, तो ये 4th फिगर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से मैंने सिर्फ ये देखा है, ए देखा, तो ऑल ए यहाँ पर है, लेकिन फिगर कौन सी है, थर्ड या फर्स्ट? तो हमने मिडिल टर्म की पोजीशन देखनी है। मिडिल टर्म की पोजीशन इस तरीके से है, थर्ड में क्या होती है मिडिल टर्म की पोजीशन, इस तरीके से होती है। मतलब फर्स्ट प्लेस पे ना होकर सेकंड प्लेस पे होती है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो थर्ड फिगर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से, तो ये फर्स्ट फिगर है। तो इसलिए हम जाएंगे लास्ट वाले आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद रेफरेंस टू डिजिटल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड डी आर ट्रू? सबसे पहले देखिए, टेलीफोन कॉल्स आप दोनों साइड से बात कर सकते हैं। जब आप फोन पे बात करते हैं तो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है। ये जो कम्युनिकेशन के बारे में बात हुई है, ये 3 तरीके की होती है। ट्रांसमिशन मोड जो आपके होते हैं ना, एक तो सिंपल होता है, जिसे सिंप्लेक्स भी कहते हैं, एक आपका हाफ डिप्लेक्स होता है, और एक आपका फुल डिप्लेक्स होता है। 3 ही होते हैं, चौथा होता ही नहीं है। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में, फुल डुप्लेक्स का मतलब दोनों साइड से बात कर सकते हैं, हाँ।
वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, एक साइड से ही बात करते हैं, ओवर ओवर आउट बोलते हैं, ओवर एंड आउट बोलते हैं जब दूसरे साइड से कोई बोलता है, तो वो हाफ रिफ्लेक्स होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। अब कीबोर्ड मॉनिटर जो है ये एक सिंप्लेक्स है, मतलब एक साइड से आपने इनपुट दिया है और दूसरी साइड जा रहा है, उधर से कोई आपको की को छेड़छाड़ नहीं करेगा, आपने जो इनपुट दे दिया वही है बस। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स है। ऐसे रेडियो ब्रॉडकास्ट भी तो एक ही साइड से है, सामने से तो कोई ऑडियंस नहीं बोल पा रही है या कुछ सजेशन नहीं दे पा रही है, जैसे कीबोर्ड में नहीं दे पा रही है, तो ये आपका ऑटोमेटिक नहीं है, ये सिंप्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो ए तो रॉन्ग हो गया और बाकी बचे हुए आपके ट्रू हो गए, बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वर टॉट इन एंशिएंट इंडियन, पहली बात तो एंशिएंट वर्ड, एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? तो जो मुझे क्या पता था, जो मुझे पता था कि देखिए ईवीएस जो है ना अभी स्कूलों में आई है, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह बच्चों की 5th क्लास से आने लगी है, और छोटे बच्चों की भी आने लगी है, तो ये अभी न्यू है, पहले नहीं होता था। जर्नलिज्म भी पहले नहीं था इतना कोर्स, ये भी कोर्स बाद में आया है। तो बच्चे क्या, सिर्फ हमारे पास लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसफी, तो कोई भी आप यूनिवर्सिटी देखेंगे पुराने जमाने वाली, तक्षशिला हो गई या नालंदा हो गई, उनमें इन सब की बात हुई है, इन दोनों की किसी में भी बात नहीं हुई है, तो मैं सी डी ई के साथ जाऊंगी और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये देखिए, फाइंड आउट द इंटरकनेक्टेड साइकोडायनामिक ऑफ ओरल थॉट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू वॉल्टर जे। राइटर का नाम भी, मतलब इसका प्रोपाउंडर की थ्योरी जिनकी भी है उसका नाम भी दिया हुआ है वॉल्टर जे ओएनजी। इसमें क्या है कि जो ओरल थॉट्स हमारी होती हैं, जो उसको सीक्वेंस में बताना है, तो पहले क्या होता है, एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब है कि पहले हमने इतना सोचा, फिर उसमें इतना जोड़ा, फिर इसमें इतना जोड़ा, फिर एडिटिव है। एग्रीगेटिव क्या है, इन सबका टोटल। ठीक है, कॉपीज क्या है, एबेंडेंट, कोई चीज जब बहुत ज्यादा हो जाती है, एबेंडेंट मतलब ज्यादा हो गई, एबेंडेंट है, अब हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स हो गई, पहले सिर्फ इतनी इतनी करके जोड़ रहे थे, ज्यादा उनको ऐड कर लिया हमने, और फिर यहाँ पर ऐड करते करते बहुत सारा डेटा हो गया। ट्रांस ट्रेडिशनलिस्ट ए बी सी ये सीक्वेंस में है, तो ए बी सी कहाँ सीक्वेंस में, और कहीं सीक्वेंस में नहीं है, सिर्फ इसी में है। ट्रेडिशनलिस्ट, कोई भी चीज पहले ट्रेडिशनल वे में आती है, फिर क्लोज टू ह्यूमन लाइफ मॉडर्न तरीके से आती है, तो यही इसका करेक्ट सीक्वेंस है। 12 से आए हम 13 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ दिखा दिया है सारा, थोड़ा डिफाइन करके, जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो पहले जब हम अटेंशन करेंगे, अटेंशन देंगे किसी चीज पर, तभी तो ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर रिटेंशन, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो उस चीज को हम रिटेन भी कर लेंगे अपने माइंड में। ठीक है, फिर इंटीमेशन, इसका मतलब प्रोडक्शन से है, जो चीज हमने देखी उसे हम करके भी दिखा सकेंगे। फिजिकली इंटेलेक्चुअली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द एक्ट। एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, जब ऑब्जर्वेशन को हम रिक्रिएट करते हैं, द ऑब्जर्वेशन मस्ट हैव मोटिवेशन टू रिक्रिएट करने का ऑब्जर्व भी होना चाहिए। ऐसे उसको स्टूडेंट को मोटिवेट भी करना चाहिए कि आपने जो ऑब्जर्वेशन की है उस पर अटेंशन दिया है, रिटेंशन दिया है, और आप इमिटेशन भी कर पा रहे हैं, तो उसको मोटिवेशन होगा और फिर से वो ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेगा, उससे ऑब्जर्वेशन लर्निंग उसकी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो आपके कौन कौन से पॉइंट हो गए, ए बी डी ई, ए बी डी ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डिग्री टू विच टू और मोर ऑब्जर्वर, टू और मोर ऑब्जर्वर है, दे आर कोडिंग एंड स्कोरिंग, आपस में कुछ चल रहा है, एंड दे आर ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग, और ऑब्जर्व कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपस में कुछ चल रहा है, तो उसे इंटर से करते हैं। इंटर और इंट्रा दो होते हैं ना, इंटर और इंट्रा दो होते हैं, ये अपने में होता है और ये कुछ लोगों के बीच में होता है। इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, एक दूसरे पर भरोसा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट रीडिंग वॉज आइडेंटिफाइड स्टुअर्ट हॉल। अब देखिए ये रिसेप्टिव थ्योरी है, इसका नाम क्या है, रिसेप्टिव थ्योरी है। ये रीडिंग के बारे में उन्होंने बताया। रीडिंग माने जो कोई हमने बुक लिखी है या कोई पिक्चर अगर हमने बनाई है, तो जो सामने वाला देखने वाला है या पढ़ने वाला है, वो कितने तरीके के हो सकते हैं, वो आपके 3 तरीके के हो सकते हैं। या तो होंगे डोमिनेंट, जिसे हम प्रिफर्ड भी कहते हैं, पोजिशनल हो सकता है, और नेगोशिएटेड हो सकता है। डोमिनेंट का मतलब क्या है और प्रिफर्ड का, इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने व्यू देखा और जो हम दिखाना चाहते थे वो सेम है, वो समझे मीनिंग को, जो क्या नाम है ऑडियंस है, वो समझी मीनिंग को, सेम वे में समझी। ठीक है ना, सेम वे में, तो वो डोमिनेंट और प्रिफर्ड रीडिंग होगी। ओपोजिशनल क्या है, वो उस मीनिंग का गलत मीनिंग निकाल रहे हैं, तो वो ओपोजिशनल रीडिंग है। और नेगोशिएटिव का है कि जो भी उसमें मीनिंग थे या स्टेटमेंट से, मानिए उसमें 5 आपके समरी में कंक्लूजन में चीजें निकलती है, तो 2 उन्हें ट्रू लगी लेकिन बाकी उन्हें गलत लगी, तो वो नेगोशिएटेड रीडिंग है। ठीक है,
नेक्स्ट पर चलते हैं। ये सिर्फ क्या है, आपके स्कॉलर्स के नाम दिए हैं, उनके वर्क, इनके नोट्स जरूर बनाने हैं, किसने कौन सी बुक लिखी है, इनके नोट्स बनाने हैं। ऐसे ही नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक पेपर पे जब अपनी तैयारी करी थी तो सब कुछ मैंने इस तरीके से बुक्स एंड ऑथर वगैरह एक पेज पे काफी सारे लिस्ट बना के लिखे थे, जिससे कि मुझे बाद में याद करने के लिए आसानी रहे पेपर टाइम पे, क्योंकि रिवीजन होता है, बार बार ढूंढना पॉसिबल नहीं होता किसी भी चीज को। तो ये देखिए, विष्णुगुप्त जो मेन है और जो सबसे पुरानी है, मुझे यही आती है कि डी का सेकंड तो होगा ही होगा, विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र। ठीक है, तो डी का सेकंड कहाँ है, सिर्फ यहाँ, इसी से मैंने आंसर लगा दिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे इस बार, ये दिसंबर का जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, आपको एक या दो आते तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एंड आई थिंक मुझे इसका बहुत बड़ा हाथ था कि मेरा इस बार जेआरएफ हो गया। ठीक है, तो आप और भी देख लेते हैं। बोधयान की कौन सी बुक है, सुलभा सूत्र। ठीक है, सेकंड नागार्जुन की आपकी राशार नाटकरा, एंड सी फोर्थ आपका ब्रह्मा गुप्ता ने लिखी है ब्रह्मा सपुता सिद्धांतिका। ठीक है, ये लिस्ट बनानी है आपको, जरूर लिस्ट बना के रखिए सारी बुक्स और ऑथर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। अब इसमें देखिए, इसमें से मैंने शायद फिश बाउल पहले पढ़ा हुआ था, ये पढ़ा हुआ था, इन दोनों को बारे में मैंने नहीं पढ़ा हुआ था। तो मैं गई अपने पीयर टीचिंग में। पीयर टीचिंग में मैंने ढूंढा स्टूडेंट टीचिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक टू अदर्स। यही होता है पीयर टीचिंग में, एक दूसरे को पढ़ाना। ठीक है, तो मैंने डी का सेकंड पकड़ा। फिश बॉल भी मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने पहले डी का सेकंड पकड़ा और फिर मैंने देखा डी का सेकंड कहाँ है। देखिए डी का सेकंड ये रहा और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके के बहुत क्वेश्चन थे, तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं पूरा। ए का है थर्ड, ए का थर्ड क्या है, राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कसिंग अ टॉपिक इन टर्न विद इन अ स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप में आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। राउंड से यहाँ स्मॉल का मतलब आप समझ सकते हैं, स्मॉल ग्रुप। ठीक है, नंबर्ड हेड टुगेदर, बहुत सारे हेड टुगेदर बात कर रहे हैं, तो ये है बी का फोर्थ। असाइनिंग रोल एंड रोटेटिंग ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रोल रोटेट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं ना, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिश बाउल आपका बचा फर्स्ट, ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग टू अ कोर ग्रुप डिस्कशन, मतलब यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कुछ है और बाकी जो है सिर्फ सुन रहे हैं, यहाँ पर जो है वो सिर्फ सुन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से फिश बोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को मैंने कभी नहीं देखा था। प्रोबेबिलिटीज का ये क्वेश्चन है, ये मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट भी नहीं किया था पेपर में आएगा या नहीं आएगा। मैंने सिर्फ क्या किया, एक सीक्वेंस बनाया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था, सीक्वेंस बनाया कि देखिए मुझे क्या पता था, 210 माइनस इन्फिनिटी, 210 माइनस इन्फिनिटी, इस तरीके से मैंने किया और यही मेरा करेक्ट बैठ गया। ठीक है, बाकी इसकी टेबल होती है, एक अलग वीडियोज में उसे करेंगे। टेबल होती है, उसमें से कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी होती है और इनकी वैल्यूज निकालनी होती है, और उस हिसाब से इनको सीक्वेंस में निकाला होता है। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था कि मेरा इसी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी। यूजीसी के चेयर पर्सन को सीक्वेंस में लगाना। अब बताइए इन्हें कौन याद करेगा, कोई याद करता है, पहला याद करता है ना, फर्स्ट याद करते हैं और लेटेस्ट याद करते हैं। अब ये बाकी सारे पता हो जरूरी है क्या, तो पेपर वन में ऊट पटांग क्वेश्चन आते हैं, तो पेपर वन में जितना सिलेबस आपको टीचर्स ने, अगर आपने कहीं से बैच ले रखा है, सिर्फ जितना कराया है उसका रिवीजन करती रहिए, पीवाईक्यू करते रहिए। आपका मेन फोकस पेपर टू पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें, हाँ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है अभी, तो ये डिस्कस ही नहीं हुआ। ठीक है, अब ये सब दिया हुआ था, तो इन पे मैंने ये ईयर्स आपके लिख दिए हैं, उस हिसाब से आपका सीक्वेंस बैठता है ये फोर्थ मदुरई आरशा। लेकिन इसकी लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए, भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट भी तो हो सकता है, नाम वाम चेंज हो जाए थोड़े से। तो ये लिस्ट पूरी मैंने यहाँ पर लिख दी है। देखिए फर्स्ट है डॉक्टर शांति स्वरूप, और ये मैंने यूजीसी के पेज से ही लिया है। शांति स्वरूप भटनागर 53 से 55, श्री हुमायूं खाबिर 1955 टू 56, कबीर कबीर पीटी हरिदयानाथ कुंजू 56 56, एक थोड़े टाइम के लिए रहे, मतलब श्री सी डी देशमुख 56 से 61, वी एस कृष्णा 61 61, डे एस कोठारी 61 टू 73, जॉर्ज जैकब 73 से 74, प्रोफेसर सतीश चंद्र 76 टू 81, डॉक्टर या फिर श्रीमती मधुरी माधुरी आर शाह 81 टू 86, प्रोफेसर यशपाल 86 टू 91, मनमोहन सिंह 91 में ही रहे, जी राम रेड्डी 91 95, ये क्या है, अरमेते एस देसाई 95 से 99। इस तरीके से ये लिस्ट है, इसको आप देख सकते हैं, और ये 2017 तक की है, उसके बाद भी आप चेक करके आप लिख लीजिएगा।
लेटेस्ट तो सभी याद करके जाते हैं, लेकिन ये टेबल एक बार देख लीजिएगा। अ टीचर इज लुकिंग फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दैट कैन इंटीग्रेट मल्टीपल असेसमेंट टूल एंड ट्रैक सब्जेक्ट, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म, मतलब सोशल साइट्स पे कोई ऐसे एप्स जिन्हें हम अब लोकल भाषा में कहते हैं, ऐसे देख रहे हैं किस लिए, असेसमेंट टूल और ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस के लिए। तो वो था मॉडल। जूम आपको पता है, जूम तो मीटिंग्स के लिए है, और ये दोनों आपकी उसके लिए चेक करने के लिए है कि किसी से कॉपी तो नहीं किया जब आप थीसिस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो और बाकी कुछ एप्स हैं जो स्टूडेंट ट्रैकिंग के लिए काम आते हैं, वो ये एप्स हैं, और ये घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए, लिस्ट बना लीजिएगा इनकी। 21 which of the following was a pertinent observation of an Indian Education Commission? इंडियन एजुकेशन में 1964 टू 66 में उन्होंने क्या किया, क्या ऐसा किया? पिरामिड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने रिप्लेस कर दिया बाय फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की होती है कि एक व्यक्ति यहाँ है और उसके साथ में इतने सारे लोग हैं और उनके पास कुछ कुछ लोग हैं। ठीक है, और पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक के नीचे दो है, फिर इसके नीचे तीन है, फिर इसके नीचे तीन है, एक धीरे धीरे काफी लंबी पिरामिड जैसा हो जाता है। ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्मोक ऑफ लंडन स्मोक डिजास्टर वाज कंपोज्ड ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ, किसका होता है? पहले होता है सल्फर और पार्टिकुलेट मैटर्स का होता है, इसे पीएम भी कहते हैं। पीएम थोड़ा 10 और कुछ अलग अलग 1.2 या 2 पॉइंट अलग अलग भी होते हैं। तो अभी तो इसमें यही आंसर है। ठीक है, और इसको सबसे पहले लंदन में जो देखा गया था 1952 में देखा गया था। इन्वॉल्व इसमें क्या था? स्मोक एंड फॉग था, विंटर कोल्ड ह्यूमिड ऐसा टेम्परेचर था, मतलब वेदर था। ठीक है, इफेक्ट ये लंग्स को इफेक्ट करता है, इरिटेशन करता है, ब्रोंचाइटिस कर सकता है, एंड ये रिड्यूसिंग इन कैरेक्टर होता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लंदन स्मॉग से पता होनी चाहिए वो ये सारे पॉइंट्स इन्हें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? रीताज स्मार्टफोन यूजेस एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो आपको फ्री में मिल रहा है ना, जो फ्री में कोई ऐप यूज करने मिल रहा है। जो द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब ऑल द सोर्स कोड इन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स की आपको बेस्ट डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टरिस्टिक आप देख लीजिए बतानी है। इट मेड अवेलेबल टू यूजर्स, ये यूजर्स के लिए, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इट ओन बाय कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। इट मोर सिक्योर भी नहीं है, बट ऐसा नहीं, ये है इसके बारे में, ओपन सोर्स के फ्री में मिलेगा, सबके लिए अवेलेबल है। द कल्चरल मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज नोन एज, कल्चरल मीनिंग ऑफ टेक्स्ट मतलब क्या है? कोई वर्ड ऐसा होता है कि उसका जो लिटरल मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है वो तो है डिनोटेशन, लेकिन अगर उसका वर्ड का अलग अलग कल्चर में अलग अलग मीनिंग है, किसी कल्चर में किसी वर्ड को अलग अलग उससे संबोधित किया तो वो कॉनोटेशन है। तो इसने कल्चर का पूछा तो कॉनोटेशन होगा। जैसे एक फीलिंग आइडिया दैट अ वर्ड हैज इन एडिशन टू इज लिटरल मीनिंग, मेन मीनिंग से लिटरल है तो डिनोटेशन है, लिटरल से अलग कुछ ऐड हो रहा है मीनिंग में, तो वो कल्चर की वजह से होता है। ठीक है ना, ऐसा क्यों बोला, लेकिन वहां तो वहां कहीं और बोला, तो वहां तो किसी और कल्चर में बोला तो उन्हें अच्छा लग समझा, दूसरे कल्चर में बोला तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो इस तरीके से जो कल्चर के हिसाब से उसमें फीलिंग वगैरह वर्ड में ऐड हो रही है वो कॉनोटेशन में आएंगी। अब देखिए 25 में ये कंप्यूटर्स है आपका, IT कह सकते हैं। अब देखो इसको चेंज करना था, सपोज चेंज किस में करना है? डेसिमल नंबर। अब मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अभी आपने अगर देख लिया ना, तो आई डोंट, मुझे नहीं लगता आपको कहीं से भी इसको देखने की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको ये चेंज करने आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। मैं अभी डेसिमल्स को कंसिडर नहीं करूंगी, वैसे डेसिमल का भी मैं एक ऑप्शन आपको बता दूंगी, लेकिन अभी मैं डेसिमल को कंसिडर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इन्हीं को कंसिडर करके आपको बता दूंगी, क्योंकि डेसिमल की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखिए पहले आपको 5 टाइम 1 दिया हुआ है, 5 टाइम 1 दिया है ना, तो इसमें 2 है, तो मल्टीप्लाई करनी है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 से, इस तरीके से। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। 5 टाइम 1 दिया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ इस तरीके से 2 की पावर 0, क्योंकि 2 कहाँ से लिया है मैंने? ये वाला। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 0 हमेशा 1 आता है, ध्यान रखिए, 1 इंटू 1, 2 आ गया, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 2 का 3 की पावर होगी 8, 8 1 8, और ये होगा 16। इन सबको क्या कर लेना? ऐड कर लेना है। 1 और 2 3 4 7, 7 and 8 15, 15 and 16 आपका हो गया 31। तो इसका आंसर आया हमारा 31। अभी मैंने डेसिमल को कंसिडर नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बता दूंगी कैसे करना है, लास्ट में बताऊंगी। 102 और बाहर लिखा है 6, 102,
तो यहाँ पे इस तरीके से 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, तो 6 की किसी की भी पावर 0 होती है, आंसर 1 आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2, 6 की पावर 1 6, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 6 की पावर 2 36, तो ये होगा 36 और 2 38। सेकंड में आया 38। अब बताइए 31 और 38 में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है 42 और बाहर लिखा है 8, 4 और 2, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, ठीक है। 8 की पावर 0 कुछ भी, किसी की पावर 0 है 1, आंसर होता है 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2 एंड 8 4 जा 32, 32 और 2 34, 32 का 16, 32 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, तो यहाँ पर 1 2 आ जाएगा और ये 16 3 जा 48 आ जाएगा, जो हो गया 50, तो ये हो गया 50। अब असेंडिंग में लगाना है तो डी सबसे लास्ट में आएगा, ये रहा, ठीक है। और सबसे छोटा क्या 31 ए सबसे स्टार्टिंग में, हो गया ये, ठीक है, हो गया, ये करना आ गया सब। बाहर जो पावर लिखी है ना, उसी उसी नंबर को यूज करके आपको ये पता चल जाएगा। अब मैं बता देती हूँ कि डेसिमल वाला कौन सा बताऊँ, 102, ये वाला बता देती हूँ, 102 और डेसिमल लिखा है 3। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल साथ रखना है, डेसिमल साथ रखना है। अब 3 पे क्या करूंगी, 6 की पावर -1, आगे भी नंबर्स होते तो 6 की पावर -2, 6 की पावर -3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जीरो को यहाँ पर यूज नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ जीरो से स्टार्टिंग करी है ना, तो यहाँ जीरो की जरूरत नहीं है, 6 की पावर माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, 3 मल्टीप्लाई 6 पावर -1 होती है, तो उसे 1/6 लिखते हैं, ये हो गया 2, और इसको करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो यहाँ आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 ऐड करने पर तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब जरूरत नहीं है हमें डेसिमल का यूज करने की, तो क्यों करें, इजी करना है, कम टाइम में करना है, पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना है, हमें तो सिर्फ आंसर लाना है, और आंसर मेरा इसी को सॉल्व करने से आ रहा है, तो क्यों करें, ठीक है। इसलिए मैंने आपको, लेकिन हो सकता है कि करना पड़ जाए, बहुत क्लोज नंबर हो, तो फिर माइनस का भी चेक करना पड़ेगा, मतलब डेसिमल के बाद का भी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब ज्यादा डीप वाली बात होगी। मेटाकॉग्निशन इज द की टू अनलॉकिंग अवर लर्निंग पोटेंशियल, एनहेंसिंग अवर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को बढ़ाने की बात करता है, थिंकिंग ही नहीं, थिंकिंग से भी थिंकिंग की भी थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड बूस्टिंग ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शन, तो इसके बेनिफिट्स बताने हैं, तो देखिए आंसर में सारे ही दिए थे, सारे ही अच्छे, इनको नोट कर सकते हैं आप। मेटाकॉग्निशन वैसे तो हम कम्युनिकेशन में और टीचिंग में भी पढ़ते हैं। मेटाकॉग्निटिव practices help learner to plan, monitor, evaluate their own progress. हाँ, करेक्ट बात है। यूनिक contribution there are learning over above the influence cognitive ability, help to improve academic, जब सब प्रोग्रेस हो रही है तो एकेडमिक्स भी इम्प्रूव होंगे। स्किल हेल्प स्टूडेंट टू ट्रांसफर व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम द वन कॉन्टेक्स्ट टू अनदर, मतलब एक चैप्टर से हम जो सीख रहे हैं उसे दूसरे चैप्टर में भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो मेटाकॉग्निटिव हो सकता है, ठीक है। एक बार को अगर हमें सी को शायद मैं छोड़ सकती थी क्योंकि एकेडमिक अचीवमेंट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, तो हमने 4 को ही चूज किया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके लिए ये किसी से भी नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने ढूंढा है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप ढूंढेंगे कि इसका तो हमें स्क्वायर करना है, 7 का हमें स्क्वायर करना है और 85 से माइनस कर देना है, तो जो बचेगा उसको स्क्वायर रूट निकालना है। 7 7 जा 49, 85 में से 49 को मैं माइनस करूंगी तो 15 में से 9 गए 6, 7 में से 4 गया 3, 36, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, तो इसका आंसर हुआ 6, ए का फोर्थ। तो ए का फोर्थ सिर्फ यही है, और इसी तरह इन्हीं फॉर्मूलों से इनका आंसर आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी, जहां आपने फॉर्मूलों की लिस्ट बना रखी हो स्टेट्स की। नेक्स्ट देखिए, ये मैथ से है और ये इस टाइप के क्वेश्चन 9th में करते हैं, सीबीएसई में तो 9th में करते हैं, बाकी यूपी में कब से करते हैं, अब तो 8th में भी आने लगे हैं, मैंने देखा है जो बच्चे आते हैं मेरे पास। ठीक है, ये 9th 8th में अब आने लगे, 8th में आने लगे। आप देखिए, एज ऑफ फादर दी है ट्वाइस ऑफ द एल्डर सन, क्या कौन कौन है, फादर है, एल्डर सन है, यंगर सन है, 3 लोग हैं, फादर, एल्डर सन और यंगर सन। इनकी एज का रिलेशन बताना है और फिर उससे कोई नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या बताया कि फादर की जो एज है ना एल्डर सन की ट्वाइस है,
एल्डर सन को अगर मैं x मानूंगी तो फादर को 2x मान लिया। 10 ईयर्स लेटर क्या होगा, दोनों की एज में 10 प्लस कर दिया मैंने। फादर विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ यंगर। अब देखो यंगर सन तो छोटा ही होगा ना, फादर बड़े होंगे, तो जो फादर की एज और इनमें 3 टाइम्स का फर्क है, तो 3 टाइम्स हम कैसे ध्यान रखेंगे, छोटा है तो उसकी फादर की एज को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यंगर की एज निकल आएगी। अब हमसे क्या पूछा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द एज बिटवीन द टू सन इज 15। दो सन, ये जो सन है इन दोनों के बीच में 15 का डिफरेंस है। अब देखिए एल्डर सन बड़ा है तो यही डिजिट बड़ी होगी, तो x प्लस 10 माइनस 2x प्लस 10 अपॉन 3, क्या डिफरेंस क्या है, 15 है, 15 है। तो अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम करके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 30 माइनस 2x माइनस 10, और इस 3 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 45। तो 3x से 2x जाएगा तो x, 30 में से 10 चला जाएगा तो 20 इज इक्वल्स टू 45, एंड x की वैल्यू 45 माइनस 20 आपकी होगी 25। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 25 आ गई। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो फादर की एज क्या है 2x, तो ये हो गया 50, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस बचे हैं इसके, 22 क्वेश्चंस बचे हैं, 28 हमने कर लिए हैं, तो 22 हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही।